हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कल हम लोगों ने कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करी थी, जहां हम लोगों ने डिस्कशन किया था अलग अलग टेक्निक्स के बारे में। आज हम लोग डिस्कशन किसके बारे में करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अगेन अलग अलग टेक्निक्स के बारे में। अच्छा बेटा, एक चीज और, तुम्हारा ये चैप्टर जो है ये फिनिश होने वाला है। मैंने मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इनको स्टार्टिंग में तो पार्ट्स में डिवाइड किया था, अभी मैं पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही हूँ। तो ओवरऑल इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, जहां पे जैसे चैप्टर नंबर आपकी बुक का नाम डाल के और चैप्टर नंबर डाल के तो मैं सीक्वेंस वाइज इनको अरेंज कर दूंगी। तो जैसे कि आपको जैसे कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, सेकंड चैप्टर पढ़ना है, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये जो लिस्ट होगी वो अरेंज हो जाएगी और आपको पढ़ने में कंपैरेटिवली थोड़ी सी आसानी रहेगी और आप आसानी से उस चीज को समझ सकते हो और आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए, तो हम लोग टेक्निक के बारे में बात करते हैं। कल मैंने आप लोगों को सदर्न ब्लॉटिंग बताई थी, ठीक है, जैसे उसी के अकॉर्डिंगली नदर्न ब्लॉटिंग होती है और उसी के अकॉर्डिंगली क्या होती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है। मैंने कल कहा था आप लोगों को कि जो सदर्न ब्लॉटिंग होती है दैट इज बेसिकली फॉर डीएनए, नदर्न फॉर आरएनए एंड वेस्टर्न फॉर द प्रोटीन। तो तीन अलग अलग टाइप्स की हम लोगों ने ब्लॉटिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ऐसे ही एक और टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम RFLP बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रिस्ट्रिक्शन, अच्छा, एक इससे पढ़ाने से पहले या इस चीज को बताने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज और समझाना चाहूंगी कि दैट इज ओनली काइंड ऑफ इंट्रो। मतलब ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ये सिर्फ एक इंट्रो है, जहां पे हम लोग सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं अलग अलग चीजों के बारे में। अलग अलग ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अलग अलग चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एक समराइज वे में। मतलब ये अगर मैं आपसे बात कहूं तो इन हर एक टेक्निक के ऊपर ही एक पूरा एक बड़ा सा चैप्टर होता है ना। जब भी आप आगे और फर्दर क्लासेस में जाओगे और आगे स्पेशलाइजेशन करोगे तो इनके ऊपर एक अलग से ही पूरा एक लेक्चर अरेंज होता है, एक प्रॉपर एक, अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा एक चैप्टर होता है इन टेक्निक्स के ऊपर। सो यहाँ पे अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जस्ट मैं इन चीजों के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ और इनके यूजेस भी बता रही हूँ। देखो, सारी टेक्निक के जो यूजेस हैं वो बहुत सिंपल है। सारे टेक्निक के यूजेस जो है वो बहुत सिंपल इसलिए है क्योंकि सारे टेक्निक जो होती हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में काम में आती है, माइक्रोबायोलॉजी में काम में आती है। मुझे किसी जीन के बारे में पढ़ना है, जीन की स्टडी करनी है, सेल के बारे में पढ़ना है, तो ऑब्वियसली मैं इन्हीं टेक्निक के माध्यम से मैं इन चीजों को पढ़ सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है RFLP। बेटा, RFLP मतलब रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे सबसे पहले डीएनए को हमने RE यानी कि एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम लोग पहले क्या करते हैं कि इसको कट करते हैं। आफ्टर द कटिंग यानी कि कट करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि हम प्रॉप बनाते हैं, प्रॉप से इसका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक है, और इनको अगर हम बात करें कि इनके अंदर एक तरह का रिलेशनशिप देखते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी दो स्पीशीज हैं, उन दो स्पीशीज में कितने जीन सिमिलर हैं, कितने जीन्स डिफरेंट हैं। तो इस चीज के बारे में अगर मुझे पढ़ना है या देखना है तो मैं RFLP टेक्निक का यूज कर सकती हूँ, जहां पे मुझे दो स्पीशीज के एक क्लोजली रिलेशनशिप क्या है अकॉर्डिंग टू देयर जीन्स, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। सेकंड जो आता है वो आता है सेल फ्रिक्शन। सेल फ्रिक्शनेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम हिंदी में नाम देते हैं कोशिका प्रभाजन। इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोशिका प्रभाजन। अच्छा बच्चों, इसका जो हिंदी में नाम होगा RFLP का, इसको हम प्रतिबंध खंड लंबाई बहुरूपक मानचित्र बोलेंगे। ठीक है, सो बेटर यही है कि इंग्लिश में ही टर्म्स याद किया करो, क्योंकि जब भी आगे आप MSc करोगे तो वो इंग्लिश में ही होती है। सो ट्राई टू मतलब
कोशिश ये करो कि आप लोग टर्म्स को इंग्लिश में, क्योंकि वो इजीली आप लोगों को याद हो सकती हैं। सो नेक्स्ट, अच्छा आसवन क्या होता है? आप लोगों ने ना 9th या 10th में या केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, एक प्रभाजी आसवन पढ़ा है। प्रभाजी आसवन में क्या होता है कि हमको अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग, अगर मान लो मेरे पास 2 मिक्सचर हैं, उन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया और मैंने गर्म करना स्टार्ट किया, तो मुझे अलग अलग टेम्परेचर पे मुझे अलग अलग टाइप के क्या मिलेंगे, मिक्सचर्स मिलेंगे। पता है ना, ये अपन लोग करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, प्रैक्टिकल्स में हम लोग यूजुअली ये काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल के अंदर यानी कि कोशिका के अंदर आप लोगों को पता है अलग अलग तरह के क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। और उन कोशिकांगों को अगर मुझे अलग करना है तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है, सेल फ्रैक्शनेशन कहलाता है, जहां पे हम कोशिकांगों की झिल्लियों को हटा दिया जाता है और अलग अलग लेवल पे क्या होते हैं, कोशिकांग इकट्ठे हो जाते हैं कोशिका के ये जो अलग होके। और जैसे कि प्रभाजी आसवन में यानी कि जैसे कि पेट्रोल होता है, अब तुम कहोगे कि मैडम सेल में पेट्रोल कहाँ से आ गया, एक रिलेशन दे रही हूं यहाँ पे कि जो क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा तेल आता है, उसको जब आसवन किया जाता है तो अलग अलग चैम्बर्स में हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे कि कहीं मिट्टी का तेल मिलेगा, कहीं डीजल मिलेगा, कहीं मोम मिलेगा या पैराफिन मिलेगा, कहीं पेट्रोल मिलेगा। तो इस तरह से एक प्रॉपर एक हमारे पास एक अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ऐसे ही अपने घनत्व के आधार पे यहाँ पे हमें अलग अलग मतलब जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उसके अलग अलग रेंज के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, जहां पे वो जो प्रोडक्ट है एक विलियन के अंदर क्या हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। उस विलियन के अंदर उनका आइसोलेशन जो होता है वो हो जाता है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सबसे नीचे हमको मिलते हैं वो तो होते हैं कोशिका के खराब पार्ट, जो किसी भी काम के नहीं होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल डिब्रीज बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसके ऊपर हमें मिल जाएगा न्यूक्लियस मिल जाएगा, यानी कि केंद्रक मिल जाएगा। ठीक है, अब केंद्रक जो होता है वो भी एक दोहरी झिल्ली से बंधा हुआ होता है, तो वो सबसे कहाँ पे आता है, लास्ट में आता है। फिर उसके ऊपर अगर हम पादप कोशिका का सेल फ्रैक्शनेशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मिलता है। ठीक है, यानी कि हरित लवक मिलता है। हरित लवक के ऊपर जो है यहाँ पे हमें एक चीज और मिलती है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हमें क्या मिल रही है चीज, माइटोकॉन्ड्रिया मिल रही है। फिर उसके ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं और लाइसोसोम्स होते हैं, यानी कि इसके ऊपर यहाँ पे हमें क्या मिल जाएंगे, लाइसोसोम्स, और बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर मिलेंगे राइबोसोम्स। ओके बेटा, डोंट यू वरी, मैं इन अलग अलग टेक्निक्स के ऊपर एक और अलग अलग वीडियोस भी बनाऊंगी फॉर द लेटर, तो ताकि आपके लिए इन टेक्निक को और समझना बहुत आसान रहे। जो कोशिका प्रभाजन होता है जिसको हम सेल फ्रैक्शनेशन बोल रहे हैं, यहाँ पे सबसे नीचे हमें क्या मिल रही है, सेल डिब्रीज, उसके ऊपर क्या मिल रहा है, न्यूक्लियस, उसके ऊपर क्या मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट, उसके ऊपर क्या मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर राइसोसोम, और फिर क्या मिलते हैं, राइबोसोम्स मिलते हैं। तो ये एक तरह से कोशिका के अंगों को हमने क्या कर लिया, पृथक पृथक कर लिया, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल फ्रैक्शनेशन बोलते हैं, यानी कि कोशिका प्रभाजन बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अब जो ये ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है ये क्या होता है, समझना इस चीज को। पहली बात कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, यानी कि जिसको हम अब केंद्रीकरण कहते हैं हिंदी के अंदर। घर में वॉशिंग मशीन है, ठीक है, वॉशिंग मशीन का एक स्पिनर वाला बटन दबाते हैं तो अपन कपड़े गोल 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 घूमते हैं, तो जो पानी होता है वो नीचे से निकल जाता है। सेम यही टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर, कि हम बहुत तेजी से, एक राउंड का मतलब होता है एक राउंड, ठीक है, 1 मिनट में कितने राउंड हो रहे हैं इस सेंट्रीफ्यूगेशन में, इसको हम बोलते हैं राउंड पर मिनट। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस के ऊपर हम बहुत सारे कोशिका के अंगों को अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी सबसे पहले स्वीडन ने की थी 1925 और 1930 के दौरान। 1925 से 1930 के दौरान में
स्वीडन नाम के वैज्ञानिक ने इनकी खोजें की थी। ठीक है, तो जो ये स्वीडन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या खोज की कि भाई अगर मैं ये बोलूं कि अलग अलग का जो जितने भी कोशिकांग होते हैं उनका अमाप अलग होता है, उनका अगर बेसिकली अगर हम बात करें कि उनका घनत्व अलग अलग होता है, तो इससे जो कोशिका के अंदर जो कण होते हैं तो अपने अपने घनत्व या अपने अपने सेंट्रीफ्यूगेशन के अनुसार में बिल्कुल हमें एक अलग अलग लेयर में मिल जाते हैं। तो जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अलग करना हो तो हम यूज कर सकते हैं किसके थ्रू, ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। फिर आता है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर हमें एक लेयर मिल जाती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि मुझे अगर केंद्रक को अलग करना है, डीएनए को अलग करना है, क्लोरोप्लास्ट को अलग करना है, राइबोसोम्स को अलग करना है, तो वो अलग अलग आरपीएम पे मैं उनको अलग अलग कर सकती हूँ। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ टेक्निक्स बताई हैं, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसके बारे में आगे बात करते हैं। जी बच्चों, तो नेक्स्ट कुछ टेक्निक्स और हैं यहाँ पे। देखो बेटा, ये टेक्निक्स हम लोग आज और करेंगे। इसके बाद पीसीआर और एलाइजा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक हैं। तो कल मैं सिर्फ इन दो ही टेक्निक के बारे में अलग से वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इनके बारे में हम लोग कल और पढ़ेंगे, पीसीआर और एलाइजा के बारे में। और कल जो है ये आपका चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और परसों से हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि किसके ऊपर है, जो कि हमारे फेवरेट सेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो आइए हम लोग अब आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एक्सरे डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक्सरे डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है? एक्सरे कराने गए हो कभी? एक्सरे किसका कराया जाता है? बोन्स का कराया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे इस टेक्निक के अंदर कि भाई मुझे किसी भी कोशिका के बारे में, या फिर मान लो कि मुझे हीमोग्लोबिन के बारे में या मायोग्लोबिन के बारे में या फिर क्लोरोफिल के बारे में जानना है, तो मैं उसके ऊपर एक्सरे की रेज गिराऊंगी। अच्छा, आप लोगों को एक चीज और जानकारी के लिए बता देती हूँ कि डीएनए को भी एक्सरे डिफरेंशिएशन टेक्निक के द्वारा ही खोजा गया था। ठीक है, उनको पता चला था कि हाँ भाई डीएनए नाम की कोई चीज जो है वो होती है। ठीक है, तो और बाद में वॉटसन और क्रिक का एक हाइपोथेटिकल मॉडल आया था। तो किसी भी कोशिकांग के बारे में या फिर किसी भी अगर हम लोग बात करें कि स्ट्रक्चर के बारे में अगर हमें देखना है, तो यहाँ पे एक्सरे डिफरेंशिएशन को हम लोग यूज में लेते हैं। दूसरा आता है कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन। भाई मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे डीएनए हैं। ठीक है, अब मुझे उस डीएनए के अंदर अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को अलग करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? हमारे सबसे फेवरेट हम प्रॉप बनाएंगे। मैंने कल भी बताया था कि प्रॉप जो होते हैं एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं, जो कि हमारे डिजायर डीएनए के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, मेरे पास एक बहुत सारा क्या कहते हैं रेत है। ठीक है, जहां पे बहुत सब चीजें मिक्स कर दी गई हैं, लोहा मिक्स कर दिया, कॉपर मिक्स कर दिया, एल्यूमिनियम मिक्स कर दिया। ठीक है, और मैंने ले लिया उसके लिए मैग्नेट। अब मैग्नेट से क्या चिपकेगा? लोहा चिपकेगा ना। तो वो मैं उस पर्टिकुलरली ढेर में से सिर्फ लोहे को अलग कर सकती हूँ ना। सेम यही टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि डीएनए के लिए जो भी मेरा डिजायर डीएनए है, जो डीएनए मुझे चाहिए, उस डीएनए के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉप बनाए, और उस प्रॉप को बनाने के लिए मैंने उनके ऊपर चिपकाया, तो मेरे डिजायर डीएनए जो है वो अलग हो गए, और उनको मैं आगे क्या कर रही हूँ? सेपरेटाइजेशन कर रही हूँ, उनको साथ में वो जुड़ के उनको अलग कर रही हूँ। ठीक है, तो यही प्रोसीजर क्या कहलाता है? कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तीसरा जो आता है जिसको हम जीन गन बोलते हैं, जीन गन के अंदर जीन को गोल्ड के पार्टिकल से क्या कर दिया जाता है? कोटेड कर दिया जाता है। मान लो कि ये कोशिका है, ये है एक बेस है, और यहाँ मैंने एक कोशिका यानी कि सेल को रख दिया है। ठीक है, और ये जो होती है ये होती है जीन गन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी? इधर की तरफ क्या होता है कि जो डीएनए के पार्टिकल्स जो होते हैं, डीएनए के पार्टिकल्स को कोटेड कर लिया जाता है। अगर ओवरऑल हम बात करें कि
कोटेड करने के बाद उसको बहुत ही तेज प्रेशर के साथ में कहाँ डाला जाता है, हम लोग उसको सेल में डालते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे पहले सेल को भी एक हम ऐसे मीडियम में रखते हैं कि जहां पे कोशिका के अंदर क्या हो जाए, पोर हो जाए, छिद्र हो जाए। तो हम लोग अगर तेजी के साथ में डीएनए को अंदर डालेंगे तो डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा और जुड़ जाएगा उससे। तो इस तरह से हमने अलग अलग टेक्निक को इस टेक्निक को यूज करके हमने बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स वगैरह बनाए हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, मक्का हो गया। और इसको किसने किया था, स्टैनफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने 1987 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया था कि डीएनए को किसने कोट किया था कि डीएनए जो है वो गोल्ड पार्टिकल्स के साथ में लगा दिया और तेजी के साथ उसको फेंका, जिसके थ्रू, जीन गन के थ्रू, और वो डीएनए कहाँ पे आ गया, सेल के अंदर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिजायर कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। किसके अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं, हमारे नए सेल्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम लोग अपनी डिजायर के अनुसार एक नया कैरेक्टर जो है वो प्लांट में इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उसमें दे पा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो अधिक फसल उगने का हो या फिर पेस्ट रेजिस्टेंट का हो, वट एवर यू वॉन्ट। लास्ट आता है फ्लो साइटोमीटर। फ्लो साइटोमीटर जो होता है, अगर मैं ये बोलूं कि एक कोशिका में डीएनए की मात्रा कितनी है, वो देखने के लिए हम लोग फ्लो साइटोमीटर का यूज करते हैं। कुछ नहीं है, इसमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसको फ्लोरोसेंट डाई के अंदर मिला दिया। ठीक है, और एक मीटर आता है जिसको हम फ्लो साइटोमीटर बोलते हैं, वहां पे इसको हमने गुजार दिया। ठीक है, और उसके बाद हमारी प्रॉपर एक रीडिंग आती है जिसका हम एनालिसिस करते हैं कि सेल के अंदर कितने अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपसे कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पीसीआर और एलाइजा के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो पढ़ाई करते रहिए, प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए और स्माइल करते रहिए। हैप्पी लोहड़ी और हैप्पी संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।